Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Prerna and I am working as a teacher in केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसीलिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि DSSB, CTET, HTET सारे के सारे एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है? नंबर 1 इज़ डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर। डेवलपमेंट क्या है? लीनियर है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। नंबर 2 इज़ इट इज़ अ डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट? नहीं है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि डेवलपमेंट की हर एक प्रोसेस इंटरकनेक्टेड होती है। एंड लास्ट वन इज़ इट डज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, यानी कि ये सबके लिए सेम पेस, सेम स्पीड से मूव नहीं करता है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्योंकि देखिए, अगर मान लो 2 बच्चे हैं, अगर फैमिली के जीन्स की वजह से, उसके पेरेंट्स की वजह से किसी एक बच्चे की हाइट ज़्यादा बढ़ रही है और उसी टाइम पे दूसरा बच्चा सेम एज का है, लेकिन उस टाइम पे उस बच्चे की इतनी हाइट इतनी ग्रो नहीं कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे बच्चों की हाइट सेम टाइम पे, सेम एज पे, सेम टू सेम होगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a teacher uses a text and some pictures of fruits and vegetables and holds a discussion with her students. The student links the details with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक टीचर है जो कि टेक्स्ट का यूज़ कर रहा है और कुछ पिक्चर्स का यूज़ कर रहा है, और वो पिक्चर्स किस चीज़ की हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, और उसके बारे में बच्चों से डिस्कशन भी कर रहा है। ठीक है, अब और साथ के साथ बच्चों से उसकी प्रीवियस नॉलेज भी पूछ रहा है और बच्चों को न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अप्रोच कैसी है? अब हम लोग भी क्लास में ऐसे ही करते हैं जैसे यहाँ पे बताया गया है। पूरे का पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम होता है। ठीक है, तो ये आपके डेली टू डेली जो क्लासरूम होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसके ऑप्शंस चेक करते हैं। नंबर 1 इज़ थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? बच्चे को बढ़ावा देना, यानी कि और उसको मोटिवेट करना। इसमें बढ़ावा तो हम लोग दे नहीं रहे हैं, हम तो बच्चे को सीखने के मौके दे रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अलग से हम बच्चे की कंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं। नंबर 3 इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये हो सकता है। एंड नंबर 4 इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चे की कंडीशनिंग करना। तो ये आपका क्या हो जाएंगे? इनमें से सबसे मोस्ट सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग ऑफ इमेजेस, अपनी प्रीवियस नॉलेज को चेक करके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देन our next question is a child starts to cry when his grandmother takes him from his mother's lap. The child cries due to. एक छोटा सा बच्चा है, जब भी उसकी दादी माँ उसको अपनी मम्मी उसकी माँ की गोद से लेती है तो वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। ऐसा किस लिए होता है? नंबर 1 इज़ इमोशनल एंग्जाइटी, नंबर 2 इज़ स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, नंबर 3 इज़ सेपरेशन एंग्जाइटी, एंड नंबर 4 इज़ सोशल एंग्जाइटी। अब देखिए, इमोशनल एंग्जाइटी मतलब एंग्जाइटी होता है एकदम से बच्चा परेशान हो जाता है। ठीक है, इमोशनल एंग्जाइटी मतलब कि बच्चा इमोशनल होकर रोने लगता है। स्ट्रेंजर मतलब किसी अनजान आदमी को देखकर जैसे बच्चा रोता है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि दादी को तो वो जानता है, तो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी भी नहीं हो सकता। नंबर 3 सेपरेशन एंग्जाइटी, ये मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट करेक्ट आंसर है। एंड नंबर 4 इज सोशल एंग्जाइटी। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? सेपरेशन एंग्जाइटी, मतलब बच्चा माँ से दूर नहीं होना चाह रहा है, दैट्स वाई बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी होती है और उसी वजह से वो रोने लगता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन होती है जो बच्चे स्पेशल होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ चिल्ड्रंस, जिनको थोड़ा बहुत भी डिसऑर्डर होता है, लाइक आई साइट या सुनने में दिक्कत है या बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों को हम लोग नॉर्मल बच्चों के साथ जब पढ़ाते हैं तो उस एजुकेशन को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है,
तो इसके लिए देखते हैं क्या सबसे मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट करेक्ट आंसर है। नंबर 1 इज इनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, दैट इज़ रॉन्ग। स्ट्रिक्ट तो इसमें स्ट्रिक्ट जैसे तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। नंबर 2 इज इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, ये भी गलत हो गया। नंबर 3 इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज ग्रुप, ये भी गलत है। नंबर 4 सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। अब देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी इशू है उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना, यानी कि डाइवर्सिटी हो गई ना, अलग अलग टाइप के बच्चे जो आपके एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। आवर मोस्ट सूटेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है? देखिए नंबर 1 ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन दिया और उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे अगर आप पूछो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में कि आप क्या बनना चाहते हो, हर एक बच्चे के लिए आंसर अलग अलग होगा, ठीक है। कोई कुछ जवाब देगा, कोई कुछ जवाब देगा, किसी के लिए आंसर कोई फिक्स नहीं है। अगर मैंने पेपर में क्वेश्चन दे दिया कि आप क्या बनना चाहते हो 2 शब्दों में लिखो, तो कोई कुछ आंसर देगा, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, ठीक है। नंबर 2 इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स में आपको ऑप्शन मिल गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही यही होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्रू और फॉल्स में भी तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, ट्रू और फॉल्स में से चूज़ करना है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। नंबर 3 इज ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन भी हमारा एमसीक्यू टाइप बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड नंबर 4 इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी ये नहीं होगा। ओके, ओके गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसका आंसर है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स के जर्मिनेशन का मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है? नंबर 1 इज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये वाला मेथड तो मोस्ट सुटेबल नहीं है। नंबर 2 इज टू शो पिक्चर्स ऑफ seed growth. Number 3 is to give detailed explanations. Number 4 is to make the student plant seeds and observe stages of germination. अब ये टॉपिक क्लास 5 की EVS में भी है जो हम बच्चों को कराते हैं, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को दे देते हैं छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं उनको मिट्टी में ग्रो करने के लिए, ठीक है। वो छोटे से उसमें गमले में उसको बोते हैं और क्लासरूम में ही ऑब्जर्व करते हैं। तो जो सबसे मोस्ट सूटेबल मेथड है वो है to make the students plant seeds and observe stages of germination. Okay, question number 107. When a child fails, it means अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? The child should have taken private tuition. The system has failed. The child is not fit for studies. The child has not memorized the answer. सबसे पहले तो जो वर्ड आया है मेमोराइज, यानी कि बच्चे को रटना, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडीज़, यानी कि बच्चा स्टडीज़ के लिए फ़िट नहीं है। हर एक बच्चा फिट होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नंबर 2 इज़ द सिस्टम इज़ फेल्ड, ये वाला हो सकता है। नंबर 1 इज़ द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन। प्राइवेट ट्यूशन के लिए भी हम लोग सजेस्ट नहीं करते, तो जो मोस्ट करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कि यानी कि आपका सिस्टम जो है वो फेल हो गया है, इसी वजह से बच्चा फेल हुआ है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर क्या है? अब NEP 2020 तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे, तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस। नंबर 3 इज फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। नंबर 4 इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलली ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। नहीं, ये वाला तो रॉन्ग हो गया, नंबर 4। नंबर 3 है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड। ये स्कोरिंग गुड वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये है मेरे हिसाब से नंबर 3,
फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। बच्चों को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए सब कुछ, कि वो बच्चों को बर्डन महसूस होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। टीचिंग से टीचिंग टू लर्निंग, यानी कि जो आपका एम्फेसिस है टीचिंग से लर्निंग के लिए, वो उसको शिफ्ट किया जा सकता है कैसे? इनकरेजिंग रोट लर्निंग, रोट लर्निंग यानी कि रट के पढ़ना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नंबर 2, अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट, अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड। ये चीज़ ध्यान रख लो आप, चाइल्ड सेंटर्ड, जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड आ जाएगा इसका मतलब है कि बच्चे के ऊपर फोकस करना है। ये वर्ड क्योंकि पॉजिटिव सेंस के लिए वर्ड है, तो मोस्ट सूटेबल आंसर हो जाएगा इसका अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज़ बच्चे में कैसे डाल सकते हैं? चलिए देखते हैं। लेइंग क्लियर रूल्स, रूल्स की वजह से नहीं डाल सकते, बच्चा सही गलत में कैसे फ़र्क कर पाएगा। नंबर 2, इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मोरल इश्यूज़, मॉरल इश्यूज़ के ऊपर उनके साथ डिस्कशन करना, ये वाला करेक्ट हो सकता है। नंबर 3, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, ये भी गलत है। नंबर 4, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, ये भी गलत है। तो आपका मोस्ट सुटेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू Piaget stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with। सेंसरी मोटर स्टेज बच्चों की वो होती है जिसमें बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। सेंसेस मीन्स अपनी आँखों से टच करके बच्चों को पता लगता है, यानी 0 to 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, 0 से 2 साल के, तो उनमें कैसे सीखते हैं वो बच्चे? एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, लॉजिक का तो बच्चों को पता ही नहीं होता सेंसरी मोटर पे, तो ये गलत हो गया। एबिलिटी टू इंटरप्ट एंड एनालाइज ऑप्शंस, ये भी गलत है। नंबर 3, कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज़, ये भी गलत है। इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब चलिए दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले का आंसर क्या था? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हर एक बच्चे के लिए सेम पेस में नहीं होता है। टीचर टेक्स्ट यूज़ करता है, ये कैसा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। चाहे बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, ये क्या है? सेपरेशन एंग्जाइटी। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ट्रू और फॉल्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। और मोस्ट इफेक्टिव मेथड टीचिंग का जर्मिनेशन सिखाने के लिए बच्चों को वहीं क्लासरूम में ही प्रैक्टिस करवा दो, तो ये मोस्ट सुटेबल होता है। जब चाइल्ड फेल होता है तो हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड मैनेजमेंट। एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग, शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी से। और कोहलबर्ग की थ्योरी को मोरल वैल्यूज़ बच्चों में कैसे सिखाते हैं? बच्चों को के साथ डिस्कशन करके मोरल वैल्यूज़ के ऊपर। और पियाजे की थ्योरी में बच्चे कैसे सीखते हैं? इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। ये DSSB में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस कुछ क्वेश्चंस उठाए हुए हैं मैंने। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप सब लोगों के लिए अपने बिजी टाइम शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट कर सकूं, ताकि मेरी तरह आप सब की भी सरकारी नौकरी लगे और आप सब अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बने। इसी बेस्ट विशेस के साथ आज की मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।